सभी लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। जो लोग आते जाते हैं वो अपना नाम लिखते जाएं। चलिए, तो आज पढ़ते हैं एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अपने पर्सनल बेनिफिट या प्रॉफिट के लिए नहीं होते हैं। ठीक, मतलब कि हम लोग बात करेंगे आज एनजीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं उसके बारे में। तो जो सीएसआर पॉलिसी वगैरह जो हम लोग पढ़ते रहते हैं वो क्या है, और हमने यहाँ सीएसआर पॉलिसी नहीं पढ़नी है, लेकिन हम ये यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं और जो कंपनीज होती हैं वो किस एक्ट के तहत और कैसे बनती हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं। ये जो आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये डिक्टो जो आईसीएआई और एक चलता है आईसीएसआई, इंडियन काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, और एक होता है आईसीएसआई, शायद आप ही लोगों के फील्ड से वो रिलेटेड है। वहां पर ये जो बुक चलती है पर्टिकुलर, और जिसमें सारे रूल्स वैसे ही लिखे हैं जैसे कि कंपनी एक्ट में लिस्टेड है। आपके सामने डिक्टो वही चीज दिख रही है। अब अगर यहाँ पर आप देखना चाहेंगे तो इसके वर्ड्स वगैरह ऐसे हैं, मतलब कि जिसको हमें, जिसकी मीनिंग थोड़ा समझने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि लॉ की चीजें हैं। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर जो पढ़ना है, आज हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो जिसमें से आज है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जिसका चैरिटेबल कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट या एनजीओ जो होते हैं उसके बारे में। और इसके बारे में थोड़ा सा हम, ये किस तरह की कंपनी होती है इसके बारे में ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं।
ठीक। तो ICAI और ICSI इन दोनों में ये बुक चलती है जिसको बोलते हैं कंपनी लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे आपके जो सिलेबस में हैं, और इसमें से जो टॉपिक मिलेंगे हम इसी से पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो बुक है जिसमें से आपका कंपनी लॉ डिक्टो बिल्कुल सेम वही फॉलो होता है। ठीक। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखना चालू करते हैं। एज पर सेक्शन 13(1)(a) जो कंपनी लॉ 2013 के सेक्शन 13(1)(a) में जो लिस्टेड है उसमें क्या है, इट इज नेसेसरी दैट द नेम ऑफ एवरी कंपनी शैल हैव द लास्ट वर्ड एज लिमिटेड। कि जो भी कंपनी है जो सेक्शन 13(1) याद रखिए, ऐसी कोई भी कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी कंपनी हो, जो सेक्शन 13(1)(a) में जो कंपनियां हैं जिनके लिए वो डिफाइन किया गया है, उसमें जो सेक्शन कंपनियां हैं उनके लास्ट में लिमिटेड वर्ड होना चाहिए। उनके कंपनी उस कंपनी के नाम में लास्ट में क्या होना चाहिए, लिमिटेड। लेकिन इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद लिमिटेड लायबिलिटी, यदि कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर कोई कंपनी एक 2013 के सेक्शन 13(1)(a) में लिस्टेड है, तो उस कंपनी में जो कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर है, तो उसके नाम के लास्ट में लिमिटेड लगा होना चाहिए। इसको फिर समझिएगा। यदि कोई कंपनी एक 2013 के सेक्शन 13(1)(a) में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो उस कंपनी के नाम के लास्ट में क्या लिमिटेड होना चाहिए। ठीक। अब आगे देखते हैं। नाउ हाउएवर, जबकि सेक्शन 25 परमिट्स, सेक्शन 25 क्या परमिट करता है, हमें किस बात की परमिशन देता है, सेक्शन 25 परमिट्स द रजिस्ट्रेशन ए लाइसेंस ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन अंतर्गत हमें क्या परमिशन मिली है कि अगर कोई लाइसेंस आपको मिलता है, अगर आपको लाइसेंस मिलता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और वो उसमें सेक्शन जो 25 है उसकी कंडीशन के थ्रू अगर आपको मिलता है, सो ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट विद लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट बीइंग रिक्वायर्ड टू यूज द वर्ड लिमिटेड और द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर देयर नेम्स। इसमें क्या है कि अगर सेक्शन 25 हमें ये परमिशन देता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी को लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी को किसी लाइसेंस दे रखा है, किस बात के लिए, कि जो हमें इस तरह के काम करने हैं, अभी हम काम बता रहेंगे कि आगे ये हैं किस ऑब्जेक्ट के लिए, उस काम के लिए, तो वो चाहे तो अपने नाम के पीछे जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड है चाहे तो नहीं रख सकते। ठीक है ना। अब देखिए उसके आगे क्या दिया हुआ है, दिस इज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू कंपनीज नॉट एंगेज इन बिजनेस लाइक बॉडीज परसुइंग चैरिटेबल। ये जो इतनी है, ये इन कंपनियों को ये वैल्यू, ये इतनी जो ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, वो किस लिए, क्योंकि वो बिजनेस बॉडी ना हो करके वो किस तरह की चैरिटेबल काम में लगी होंगी। चैरिटेबल काम जैसे कि एजुकेशनल और अदर पर्पज ऑफ ग्रेट यूटिलिटी। चैरिटेबल एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, आर्ट्स हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, लैंग्वेजेस हो गया। इसका मतलब कि जो आपके चैरिटेबल वर्क हैं उनके लिए अगर आपका कंपनी काम कर रही है, तो उनको ये सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देती है, एक लाइसेंस देती है कि वो चाहें तो अपने नाम के बाद में वो नहीं लगा सकते हैं लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। अब देखें, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो ग्रांट, लाइसेंस ग्रांट किसको देती है, देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट सच ए लाइसेंस इफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस तरह का लाइसेंस देती है यदि इट इज इंटेंडेड टू फॉर्म ए कंपनी फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट,
साइंस, रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। अगर जो आपको ये लाइसेंस लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो किसके लिए परमिट करती है? अगर वो कंपनी बनाई गई है आपकी फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स को बढ़ावा देने, मतलब व्यवसाय को बढ़ावा देने। अब व्यवसाय से मतलब यहाँ पर देखिए, आगे व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो व्यवसाय का मतलब ये मत समझिए कि आपका पर्सनल है, आगे इसके बारे में भी डिटेल में समझाया गया है। कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, आर्ट कला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, साइंस विज्ञान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, रीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल एक्टिविटी, या कोई भी लाभदायक कोई भी प्रोग्राम हो उसके लिए। अब देखिएगा, द कंपनी प्रोहिबिटेड्स, जो हमने यहाँ पर कॉमर्स की बात करी थी, कॉमर्स का सीधा बिजनेस में समझिएगा। द कंपनी प्रोहिबिटेड पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स बट intends to apply its profits or other income in promotion of its objective। ये क्या चीज है कि आप कॉमर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि उससे जो भी आपको पेमेंट मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, उसका इस्तेमाल जो उसके मेंबर्स होंगे, कंपनी के मेंबर्स, उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसके लिए प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, मना है। लेकिन जो प्रॉफिट और इनकम है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी? जो उस पर्पज के लिए, जिसके पर्पज के लिए कंपनी को एस्टेब्लिश किया है। मतलब कि इंटेंस टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट और अदर इनकम इन प्रमोशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट। मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी एजुकेशन के लिए पर्पज से बनाई गई है, तो उससे जो इनकम होगी वो आप उसको एजुकेशन में ही खर्च करेंगे। अभी जितना भी हमने बताया, तो मुझे पता है कि आप लोगों की ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो अब हम इसको सिंपल सा एक सिंपल आपके और हमारे बीच में कन्वर्सेशन के तौर पर हम इसको डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए, एक कोई कंपनी है, हमारे यहाँ एक कंपनी एक चलता है 2013, हम एक इसको स्टोरी की तरह राइट करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कंपनी बिजनेस लॉ आपको जो भी पढ़ाएगा, जो कोई भी पढ़ाएगा, तो उसमें ये कहते हैं कि ये एक रटने वाला सब्जेक्ट है। सभी लोग कहते हैं कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ ये रटने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन हम थोड़ा इसको और कोशिश करेंगे कि हम जितना इसको लैंग्वेज आसान हो सके, हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको थोड़ा इस तरह से डिस्कशन करते हैं कि हमारे बीच में एक डिस्कशन हो रही है, हम इसको स्टोरी के फॉर्म में फ्रेम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक कंपनी एक्ट चलता है जिसको बोलते हैं 2013, कंपनी एक्ट 2013, इसको कंपनी अधिनियम 2013। ठीक, तो उसमें एक सेक्शन है, उस सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 13(1)(a), 13(1)(a। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी कंपनी, जो कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, आप पीछे लायबिलिटी कब पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट लिमिटेड तो क्या होती है और अनलिमिटेड क्या होती है, उसके बारे में। तो जो सेक्शन 13(1)(a है, तो ये कहता है कि अगर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, तो उसको अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड लगाना कंपलसरी है। उसको अपने नाम के लास्ट में कंपनी लिमिटेड, जैसे महिंद्रा कारपोरेशन, महिंद्रा लिमिटेड, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड या टाटा प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह के आपको लिमिटेड लगाना जरूरी है। ठीक, अब लेकिन मान लीजिए ये तब का केस है जब आपकी कंपनी बिजनेस कर रही हो और उसका प्रॉफिट आपके शेयर होल्डर्स या उसके जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा लिया जा रहा हो, उनके द्वारा लिया जा रहा हो, तब तो उस केस में कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना जरूरी है। लेकिन उसी कंपनी एक्ट के सेक्शन 25 में, सेक्शन 25 में एक परमिशन दी गई है। क्या? कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस ग्रांट करती है, एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है, किस बात का? कि अगर आपका एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल जो भी है, अगर आपका एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, अगर आपका एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो आपको क्या है, उस कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। यदि
आपका एसोसिएशन जो आपने कंपनी फॉर्म की है उसमें वो आपका नॉट प्रॉफिट, मतलब कि उससे जो भी इनकम या प्रॉफिट जनरेट होगा, ठीक, और उस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, उस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है जो कंपनी बनाई जा रही है, और वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। लायबिलिटी लिमिटेड साथ में ही नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब कि उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो उसके मेंबर्स द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो इस कंडीशन में सेक्शन 25 आपको अलाउ करता है कि आप चाहें तो अपने नाम के पीछे से प्राइवेट लिमिटेड हटा सकते हैं, ठीक। ये जो इस तरह के बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसमें से क्या काम करना है, मतलब कि किस ऑब्जेक्ट के लिए आप हटा सकते हैं, जबकि आपको उससे होने वाली इनकम का आप उस पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे जिस पर्पज के लिए वो चीज बनाई गई है, जो कंपनी बनाई गई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, जैसे हमारे यहाँ कानपुर में है कार्डियोलॉजी, उसका सिंघानिया कार्डियोलॉजी है, ये सिंघानिया कार्डियोलॉजी है। तो ये क्या है, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। जेके कैंसर क्या है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ठीक। तो ये क्या है, यूपी किराना एजुकेशन जो इंटर कॉलेज वगैरह चलते हैं, ये सब क्या है, ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ये एसोसिएशन हैं जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आएगा और जो भी इनकम आएगी उसको हम उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे। मीन्स अब देखिए, वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स आते हैं, वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स आते हैं तो वो आपका फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो वहाँ पर क्यों, क्योंकि वहाँ की इनकम का क्या होता है, वहीं पर उसमें एक्सपेंड किया जाता है। उसको कोई पर्टिकुलर, अब जैसे अगर देखा जाए मैनेजमेंट उसका कौन सा होगा, उसका मैनेजमेंट होगा जो सिंघानिया ट्रस्ट है वो, ठीक। तो सिंघानिया ग्रुप जो है उसका मैनेजमेंट के मेंबर हो गए। अब उस हॉस्पिटल से इनकम अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है, लेकिन उस इनकम का सिंघानिया ग्रुप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उससे जो भी इनकम होगी वो इस्तेमाल होगी आपके उसी हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ की जो मशीनरी परचेज करनी है उसके लिए। तो जैसे वहाँ पर अब एक दिन में मान लीजिए कि 1000 पेशेंट आया, अब 1000 पेशेंट से जो भी अगर उनकी इनकम होती है तो ऐसे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पर आपको पैसा भी जो पुअर पर्सन होते हैं उनको कम लगता है। तो जो भी इनकम होगी वो आप पर्सनली तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके आगे थोड़ा सा और देखिएगा, द कंपनी इज रजिस्टर्ड विदाउट पे स्टाम्प ड्यूटी ऑन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इसमें क्या होता है, इस सेक्शन के तहत जो आपका, जिसके तहत आपको परमिशन मिली हुई सेक्शन 25, कंपनी इज रजिस्टर्ड विदाउट पेइंग एनी स्टाम्प ड्यूटी ऑन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो इस तरह की कंपनी लिस्टेड होती हैं उनको कोई भी स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करती हैं। जो इस तरह की, अगर आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी कंपनी बना रहे हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी लगती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अर्थ समझिएगा इसको, जैसे अगर आप अपने रहने के लिए घर खरीदते हैं, बिजनेस के लिए घर खरीदते हैं, या कोई लैंड एक्वायर करते हैं या परचेज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, 8% 10% जो भी हो। मतलब क्या होगा, उसमें ये होता है कि मान लीजिए उस लैंड की कीमत उसके वहाँ के हिसाब से 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो आपको उसका 10% आपको देना पड़ेगा, मतलब कि 1 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर स्टाम्प ड्यूटी 10% की है तो 10 लाख का 10% कितना, 1 लाख हो गया। तो आपको 1 लाख रुपए वो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आपको एक ऐसे गवर्नमेंट की कोई जमीन है या किसी की आप जमीन है उसने आपको दे दी है, उसने आपको दे दी है, और आप उसमें कोई चैरिटेबल वर्क करना चाहते हैं, ऐसा एक कंपनी खोलना चाहते हैं, एसोसिएशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो उसके लिए फिर आपको उस स्टाम्प ड्यूटी को पे करने की जरूरत नहीं है, आपको उस स्टाम्प ड्यूटी को पे करने की जरूरत
नहीं। तो वही यहाँ पर ये बताएगी। नाउ ऑन रजिस्ट्रेशन, जब रजिस्ट्रेशन होता है, द एसोसिएशन एंजॉयज ऑल द प्रिविलेज ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। जो नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है वो क्या करता है, वो जिस प्राइवेट लिमिटेड को जो फैसिलिटीज मिलती हैं वही फैसिलिटीज उसको भी मिलेंगी, जबकि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं लिखता है तब भी, मतलब कि वो है नहीं, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन उसको सारे फीचर्स और फैसिलिटी वही मिलेगी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को होती। जैसे एक हॉस्पिटल है, मान लीजिए एक यहाँ रिजेंसी हॉस्पिटल है, रिजेंसी में भी आपको सारी वही चीजें मिलेंगी, कार्डियोलॉजी में भी आपको सारी वही चीजें मिलेंगी, लेकिन रिजेंसी में देख लीजिए और कार्डियोलॉजी में देख लीजिए, रिजेंसी प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से चलता है वो, रिजेंसी हॉस्पिटल का मतलब है रिजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, और कार्डियोलॉजी जो सिंघानिया सर का है, सिंघानिया साहब का, तो उसमें देखिए क्या होता है कि दोनों प्राइवेट लिमिटेड की जो उसमें फीचर्स होते हैं एंजॉय करते हैं। अब चूंकि उसको गवर्नमेंट से ग्रांट और परमिशन मिली हुई है, तो रेजेंसी और आपके इसमें कार्डियोलॉजी में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एजेंसी में मोस्टली वही पर्सन जाते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, और जब पैसा जिनके पास कम होता है तो कार्डियोलॉजी में जाते हैं, हाईलाइट में जाते हैं। ये सब क्या है, ये इस तरह के एसोसिएशन है जहाँ पर आपका गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है और लाइसेंस उनको मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां से जो भी इनकम जनरेट होती है वो वहीं के लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। नाउ एंड इज सब्जेक्ट टू ऑल इट्स ऑब्लिगेशंस एक्सेप्ट those in respect of which exemption by a special or general order is granted by the central government। मतलब कि आपको सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले बेनिफिट्स या प्रिविलेजेस मिलेंगे, लेकिन ऑल इट्स, ये किस पर डिपेंड करता है, ऑब्लिगेशंस में होते हैं कानूनी नियम या मान्यताएं, ठीक, आपके ये इस नियम पर निर्भर करता है एक्सेप्ट दो रेस्पेक्ट इन विच कुछ चीजें छोड़ दी जाए, मतलब कि उनमें से कुछ का एग्जेंशन होता है, उनमें कुछ एग्जेंशन होता है जिसके तहत आपको बाकी सारे फीचर आप एंजॉय करेंगे, लेकिन कुछ को छोड़ करके, कुछ में आपको एग्जेंशन मिलता है। अब वो किसके द्वारा, आपको एक जनरल या एक स्पेशल ऑर्डर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनके लिए आपको छूट मिलती है। जैसे आपके पास क्या है कि आपका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, अब किसी के पास पैसा है, ठीक, वो आएगा आपको पैसा देगा, आप उसने देखा कि आप लोगों के गरीब लोगों के लिए आपका फाउंडेशन या आपका एसोसिएशन हेल्प कर रहा है, तो उसने आपको दे दिया कि हम आपको कुछ पैसा देना चाहते हैं, आप इससे लोगों का बेनिफिट कीजिए। आपने उसको रसीद दी, ठीक, वो ले गया। अब आपके पास ये जो इनकम आई है, इस इनकम पर ना तो आपको कोई टैक्स पे करना है और ना ही उसको टैक्स पे करना है जिसने दिया है। क्यों? अब उस इनकम का इस्तेमाल आप उस ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे जिस बेनिफिट के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ठीक। अब यही सिमिलर चीज जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको सेक्शन 25 के तहत ये परमिशन नहीं मिली है, अगर वही पर्सन अब उस कंपनी में जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन में जाता है और उसको वो पर्सन वो देता है और वहां से रिसिप्ट लेता है, तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको भी कि उसको रीजन बताना पड़ेगा कि आपने ये क्यों दिया, और उस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन को जिसने वो लिया है उसको भी ये बताना पड़ेगा कि उसने ये क्यों लिया और उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने केवल उन कंपनियों को, उन एसोसिएशन को ये स्पेशल ऑर्डर या परमिशन दी हुई है जो सेक्शन 25 के तहत उनको permission है। Now, a license may be granted by the central government under section 25 of the act on such condition and subject to such regulation as it thinks fit, and those conditions and regulations shall be binding on the body to which the license is granted। यहाँ पर ये कहा रहा है कि लाइसेंस में भी ग्रांटेड, इस तरह का लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा
सेक्शन 25 के तहत दिया जा सकता है, दिया जाता है। एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिपेंड करेंगे, मतलब कि उस कंपनी पर उसको बाइंडिंग, बाइंडिंग मतलब उसके लिए वो बाउंडेड होगा, वो उसके लिए वो बाउंडेड होगा, क्योंकि उसमें जब आपको इस तरह के जो लाइसेंस मिलते हैं सेक्शन 25 के तहत, तो आपको फिर वही एक्टिविटीज करनी होंगी, उसके लिए आप बाउंडेड होंगे। अब ये नहीं कि धीरे से आप पैसा उसमें लगा के दूसरे में आप उसको लगा लें, तो इसके लिए आप बाइंडिंग होंगे। बाइंडिंग का मतलब होता है एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर बाइंडिंग का मतलब है कि आप जो है बाध्य हैं, आप जो है वो कार्य करने के लिए बाध्य हैं जिस काम के लिए आपने वो एसोसिएशन फॉर्म किया हुआ है। नाउ the central government may direct that such conditions and regulations shall be inserted in the memorandum। जो इस तरह की कंडीशंस या रेगुलेशंस या नियम हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए या तो निर्देश दे सकती है, या तो उसके जो आपके मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम का मतलब कि जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है उसमें उसको डाल सकती है, ताकि आप भूले नहीं कि आपको क्या काम करना है, और इन द आर्टिकल्स या आपके आर्टिकल्स में, और पार्टली इन द वन एंड पार्टली इन द अदर, या ये भी हो सकता है कि आपके कुछ जो है आपके मेमोरेंडम में डाल दिया जाए, कुछ आपके आर्टिकल्स में डाल दिया जाए, या आधे आधे या पूरे किसी भी तरीके से आप उसको डाल सकते हैं। किस चीज़ को? जो आपको डायरेक्शन कंडीशंस और रेगुलेशंस हैं वो आपके कंपनी मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में पार्टली आंशिक रूप से या एक दूसरे में, मतलब कि आधे आधे करके भी जैसे भी चाहें आप गवर्नमेंट उसमें डाल सकती है। So, a company which has been granted license under section 25 cannot alter the provision of its memorandum। अब यहाँ पर देख लीजिए, with respect to its objects except with the previous approval of the central government in title। तो अगर आपकी कंपनी सेक्शन 25 के तहत लिस्टेड है तो आप अपने प्रोविजन में या मेमोरेंडम में कोई भी अल्ट्रेशन चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटन में अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटन में अप्रूवल लेना पड़ेगा कि नहीं अब हम ये नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप अपने मेमोरेंडम, जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है हर कंपनी का अपना, उसमें आपको अप्रूवल है, उसमें पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है अपने रूल्स और रेगुलेशंस और उसकी कंडीशंस उसमें डाल देती हैं, और आप इस बात के लिए बाइंड होते हैं कि आप उसमें कोई भी अल्ट्रेशन या चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कोई भी अल्ट्रेशन या चेंज तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटन में उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा कि नाउ वी वांट टू चेंज सम रूल्स और कंडीशंस अकॉर्डिंग टू टाइम, तो आपको पहले उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाउ एन एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट विच हैज बीन ग्रांटेड ए लाइसेंस। जो इस तरह का एसोसिएशन है जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है जिसको ये लाइसेंस मिला हुआ है अंडर सब सेक्शन 1 सेक्शन 25 इज सब्जेक्ट टू ऑल द एब्लिगेशन अंडर द एक्ट, मतलब कि वो सारे ऑब्लिगेशन उस पर लागू होंगे एक्सेप्ट इन सम केसेस वेयर द गवर्नमेंट हैज इशूड सम नोटिफिकेशन डायरेक्ट एग्जेम्पशन। उन केसेस को छोड़ करके जहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देती है कुछ या निर्देश देती है कुछ कंडीशन या एग्जेम्पशंस को छोड़ करके, उनको कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ये परमिशन या नोटिफिकेशन नोटिफाई कर देती है कि आप इस केस में आपको जो है चाहे तो इस रूल्स या ऑब्लिगेशन है आप इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। टू सच लाइसेंस कंपनीज फ्रॉम वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज स्पेसिफाइड इन दोज नोटिफिकेशन। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी से ऑब्लिगेशन से उसको एग्जेम्प्ट करना होता है तो एक वो नोटिफिकेशन जारी कर देती है, नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि आपको अब इसमें से इस ऑब्लिगेशन को चाहे तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ना इसका देखिए एक केस है, ये है केस 2010 का,
2010 का केस है। कौन सा केस है? ये केस है आपका मद्रास क्रिकेट क्लब वर्सेज एम सुबैया। केस नंबर है आपका 353 मद्रास हाई कोर्ट। तो a member of company registered under section 25 the companies act 1956। अब देखिए यहाँ पर चूंकि केस 2010 का है, तो 2010 के पहले आपका कंपनी एक्ट 1956 चलता था, और ये जो कंपनी एक्ट 2013 आया है वो 2013 में आया है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर 1956 लिखा है। तो 1956 कंपनी एक्ट के तहत एक मेंबर, उस कंपनी का मेंबर जो कि अंडर सेक्शन 25 के तहत रजिस्टर्ड थी, फाइल्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी एंड अदर्स। उस कंपनी के एक मेंबर ने उस कंपनी और दूसरों के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की। क्या? द मेंबर वॉज नाइदर ए सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी who had agreed to become a member thereof, nor a person who had agreed in writing to become a member of the company as invices under section 41 of the Companies Act 1956. It was held by the court that the complaint was not maintainable under section 621 of the Companies Act 1956 Act and had to be quashed। ये केस खारिज हो गया था। ये केस खारिज हो गया था। जो उस कंपनी का एक मेंबर था, उसने किया था कि इसके जो मेंबर ना तो उस कंपनी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं, जो कि इस बात के राजी होते हैं कि अगर हमें मेंबर बनाया जाएगा तो वो सेक्शन 41 कंपनी एक्ट 1956 के जो सेक्शन 41 है उसके तहत उनको लिस्ट किया जाए। ये इस तरह का एक कोर्ट में केस गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 621 है उसके तहत ये मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इस केस को खारिज किया जाता है। इसलिए उस केस को खारिज कर दिया गया था। नाउ एक दूसरा केस देखिए। ये दूसरा केस थोड़ा सा और है, और इसमें अलग अलग प्रोविजंस ऑफ एक्ट दिए हुए हैं। इसमें अलग अलग प्रोविजंस ऑफ एक्ट हैं, उनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड द फॉलोइंग ऑर्डर्स डायरेक्टिंग द एग्जेम्पशन ऑफ कंपनीज लाइसेंस अंडर सेक्शन 35 फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड देयरिन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 25 के अंतर्गत कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, कुछ एग्जेम्पशन दिए हुए हैं कि किस प्रोविजन ऑफ एक्ट के लिए क्या एग्जेम्पशन है। तो यहाँ पर उनकी एक लिस्ट दी गई है, उनकी एक लिस्ट दी गई है। एंड देखिए यहाँ पर हम लिस्ट जो है दिखा रहे हैं। पहला प्रोविजन ऑफ द एक्ट सेक्शन 245 डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी देंगे, उसमें क्या है, कितना एग्जेम्प्ट है और कितना उसको फॉलो कराना। नॉट एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट टू विच इट प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर ए सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी यहाँ पर है डिफाइन किया गया, लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। नॉट एप्लीकेबल डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर ए सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी कोई भी बन सकता है, वो चाहे उसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं लिखा है। ठीक, नाउ सेक्शन 147 पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय कंपनी। अगर कोई कंपनी के नाम से कोई पब्लिकेशन होता है तो सेक्शन 147 है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 161 सेक्शन 161AA जिसमें क्या है, एनुअल रिटर्न टू बी मेड बाय कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल। सेक्शन 166 टू एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक, क्या है कि अगर आपका एनुअल रिटर्न जो कि शेयर कैपिटल के फॉर्म में है और उसके लिए आपको एनुअल रिटर्न कंपनी बना रही है, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है बोर्ड की, उसमें उसको रिटर्न को बताना होता है, तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। वो जो 161A है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। दूसरा ये सेक्शन 166 टू एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में कितना एग्जेम्प्ट है देखिए, द होल
provided that the time, date and place of each annual general meeting are decided upon beforehand by the board of directors, having regard to the direction, if any, given in this regard by company in general meeting. केवल इतने पार्ट को छोड़ करके आपका सारा सब कुछ उसमें एग्जेम्प्टेड है। दूसरा देखिए सेक्शन 171(1) लेंथ ऑफ नोटिस फॉर कॉलिंग ए मीटिंग। जो नोटिस की लेंथ है मीटिंग को कॉल करने के लिए वो कितना होगा। ए जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय गिवन ए नोटिस इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 14 डेज। उसमें बस इस बात को छोड़ दिया जाए क्या कि कोई भी जनरल मीटिंग तब बुलाई जाएगी उसके पहले 14 दिन पहले आपको एक राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन से कम नहीं होना चाहिए कि मतलब कि आज आपने नोटिस दिया और कल बुला लिया या अभी नोटिस दिया, जैसे आमतौर पर होता यही है। तो अगर आपकी कंपनी सेक्शन 5 में लिस्टेड है तो आपको बिफोर मतलब कि 14 दिन के पहले ही आपको नोटिस देना पड़ेगी अगर आप मीटिंग कॉल करते हैं तो। इसके बाद सेक्शन 209(4)(a) बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट बाय कंपनी। जो कंपनी अकाउंट की बुक्स होती हैं वो कंपनी के द्वारा रखी जाएंगी, तो उसमें से कितना आपको एग्जेम्प्टेड। बुक्स ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 4 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द करंट ईयर शैल बी प्रिजर्व। अब देखिए बहुत सी कंपनियों का कभी कभी पुराना रिकॉर्ड खंगालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको मिनिमम से मिनिमम 4 साल तक का तो रखना ही है। बुक्स ऑन रिलेटेड पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 4 साल से ज्यादा का रख सकते हैं लेकिन 4 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और उसमें से जस्ट उसके प्रीसीडिंग ईयर का तो जो करंट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर है, जैसे अभी 2021-22 चल रहा है तो 2020-21 का तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा पिछले 4 साल का मिनिमम से मिनिमम और होना चाहिए, मैक्सिमम तो आप कितना भी रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। तो इतने को छोड़ करके बाकी सब एग्जेम्प्ट है, मतलब कि अगर आपके पास जैसे पुराना डेटा हो तो उसके लिए आप एग्जेम्प्टेड हैं। नाउ सेक्शन 219 क्या है, राइट्स ऑफ मेंबर टू कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो मेंबर्स होते हैं उनको बैलेंस शीट और ऑडिटर्स के रिपोर्ट की कॉपी के लिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड टू इन सब क्लॉज 2 may be sent to members not less than 14 days before the date of general meeting instead of 21 days। क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बैलेंस शीट ऑडिटर रिपोर्ट ये सब सारे के सारे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स रिफर्ड इन सब सेक्शन सब क्लॉज 2 दिया है, वहां पर और भी डॉक्यूमेंट सारे लिस्टेड हैं। मे बी सेंड टू मेंबर्स, जब मेंबर्स को भेजे जाएं वो 14 दिन से पहले के हों और जो जनरल मीटिंग है उससे 21 दिन, जो जनरल मीटिंग है उससे 21 दिन और जो नोटिस भेजी जानी है उसके 14 दिन। ठीक, इतने को छोड़ करके बाकी सब आपका एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 257 क्या कहता है, राइट्स ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। जो रिटायर होने वाले डायरेक्टर है उसको छोड़ करके जो डायरेक्टरशिप के लिए जाने वाला है, shall not apply to companies which provide for election of directors by ballot। तो ये उस तरह की कंपनियों में अप्लाई नहीं होगा जहां की डायरेक्टर का सिलेक्शन बैलेट मतलब कि वही चुनाव द्वारा होता है, उस केस में ये सेक्शन 25 एग्जम्प्ट है, बाकी हर जगह पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। अगर आपका बैलेट द्वारा होता है तो वहां को छोड़ करके बाकी हर जगह ये अप्लाई होगा। ठीक, मतलब कि अब जैसे बैलेट द्वारा होता है तो उसमें चुनाव है कि सारे मेंबर्स का होता है, लेकिन अगर आप अपने इस चुनाव द्वारा नहीं रखते हैं तो फिर ये 257 आपको पूरा मिल जाएगा। नाउ सेक्शन 264(1) क्या है, कंसेंट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्टरशिप टू बी फाइल्ड विद द कंपनी एंड कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम्प्ट है, ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है आपका। तो ऐसे ही इसके बहुत से जितने देखिए सेक्शंस हैं, ये किस सेक्शन के तहत कितना एग्जेम्प्ट है और कितना नहीं, ये हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है। सो
The central government may at any time revoke the license whereupon the word limited or private limited, as the case may be, shall have to be used as part of its name, and company will lose the exemption that might have been granted by the central government. मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी, एनी टाइम का मतलब कभी भी उस लाइसेंस को कैंसिल कर सकती है जिसमें से ये कहा गया है कि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड उस कंपनी के बाद में होना चाहिए, या पार्टली विल लॉस। और अगर आपका सेक्शन जैसे 25 के तहत लिस्टेड है, जैसे ही आपका लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का वाला वो सेक्शन आपका गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी अंडर 25 वाला, देन जो आपके सारे एग्जेम्पशंस हैं वो सब आपके खत्म हो जाएंगे। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रिविलेज दे रही थी वो आपके सारे खत्म हो जाएंगे। बट however, the central government can do so only after providing such association an opportunity to be heard, and the aggrieved association can challenge the order of the central government under Article 226 of the Constitution. लेकिन कैंसिल तो कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कारण से आपके उस लाइसेंस को कैंसिल करती है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल 20 से, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये यहाँ पर सर्वोच्च वाली बात है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सर्वोच्च होता है, जो संविधान है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग आप लोग चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। आप चाहें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आपको ये पावर देता है। तो इट इज परमिसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट to grant exemption either generally or specifically to a particular company from one or more of the provisions of the act under subsection 6 of section 25। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या होती है कि जब कभी आपके इस तरह को वो लाइसेंस को कुछ करना होता है, कैंसिल करना होता है, तो जो जितने हमने अभी ये ऊपर जितने सेक्शन बताए हैं इसमें से एक या एक से ज्यादा के बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल करती है। अब ये आपका हो गया एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। अब यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, और सभी लोग प्लीज मैसेज बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। ऐसे जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा प्लीज अपना नाम लिख दीजिए। हुमा कुरैशी, आपने बेटा नाम नहीं लिखा अपना, के पास इसमें आपका नाम नहीं। हुमा कुरैशी, आपने नाम नहीं लिखा। नबील शायद आपने भी नाम नहीं लिखा। तो जिन लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा प्लीज नाम लिख देना, नहीं तो फिर उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। बहुत से लोगों ने नहीं लिखा, सभी लोग प्लीज अपना नाम जरूर लिख दीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हुमा बोलिए बेटा। सर मैंने नेम लिखा है अपना। एक सेकंड में फिर से नहीं लिखा बेटा, आपका लिखा नहीं है, आप दोबारा लिख दीजिए। सहज, खुशी, नंदिनी, शान्या, शिवांगी, कल्पना, स्वाति, ऋतिका, डॉली, वर्तिका, उज्जवल, श्यामजी, आदित्य, शिवानी, अन्वेषा, यशी, राशि, नबील, प्रिया, पुष्पेन, नीलेश, अजय, श्रेया, अनिका, शिखा, अंबानी, नीलेश, राशि,
हाँ, ये अब आपका आया। ठीक। और किसी ने जो रह गया हो नाम लिखने के लिए, एक बार और चेक लेता हूँ। वर्तिका लिख दिया आपने? वर्तिका यस शुक्ला, सर। चलिए ठीक। श्रेया शिखर, ठीक है। तो